बंद कर दिया। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, इस रैपिड रिवीजन सीरीज का आज पार्ट 3 हम लोग करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के माध्यम से जो हमारी रिवीजन की सीरीज चल रही है, इस रिवीजन की सीरीज में कुछ और चैप्टर को रिवाइज करेंगे, जिसमें हम लोग आज के इस वीडियो में कुछ हमारा सिटीजनशिप को लेकर के क्वेश्चन होगा, नागरिकता को लेकर के कुछ सवाल होंगे, जिसमें हम लोग कुछ फंडामेंटल राइट्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और इस इन क्वेश्चन के माध्यम से हम जो हमारी रिवीजन की सीरीज चल रही है, इस रिवीजन की सीरीज में हम कुछ और अपने कंसेप्ट को मजबूत करेंगे, ताकि जो हमारे एग्जाम में आने वाले सवाल हैं वो सारे के सारे इसी जो हमारी रिवीजन सीरीज चल रही है इसी से आ जाए। तो हमने इस टाइप के क्वेश्चन को लिया है ताकि आपका कंसेप्ट और मजबूत हो सके। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिएगा, ताकि आपको सारी अपडेट मिलती रहे कि जिस तरह से हमने पॉलिटी की रैपिड रिवीजन सीरीज की है, इस पॉलिटी के खत्म करने के बाद हम लोग और जितने भी जीएस के सब्जेक्ट हैं, जैसे इसमें इन्वायरमेंट इकोलॉजी होगा, हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सारे सब्जेक्ट्स को एक अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं कि आज के वीडियो में कौन कौन से सवाल हैं और उन सवालों को हमें किस तरह से अटेम्प्ट करना है। उन उन सवालों के सारे पहलुओं को समझेंगे। तो इसमें हमारा पहला सवाल आज का है कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। नागरिकता से संबंधित है कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से। अब ये देखिए, सवाल यूपीपीएससी प्री के 2020 में आया था। ये सिंपल सिंपल सवाल इसी तरह से पूछे जाते हैं कि नागरिकता से संबंधित आर्टिकल कौन कौन सा है। अब इस पूरे सवाल के माध्यम से, ये जो हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के माध्यम से नागरिकता से संबंधित जितने भी टाइप के सवाल बन सकते हैं, उन सारे टाइप के सवालों को हम एक ही मात्र इस क्वेश्चन के माध्यम से उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो समझते हैं कि किस तरह से यहाँ से सवाल पूछा जाता है। सबसे पहला, नागरिकता। नागरिकता को हम इसी क्वेश्चन के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला ये है कि नागरिकता का जो आर्टिकल है, नागरिकता के बारे में जो आर्टिकल हमें बताता है, वो बताता है 5 से लेकर के 11 तक। 5 से 11 तक का जो हमारा आर्टिकल है वो नागरिकता से संबंधित है। ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि नागरिकता से संबंधित कौन सा आर्टिकल है। आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक के आर्टिकल जो है नागरिकता से संबंधित है। दूसरी चीज आप इसमें याद रखिएगा, ये पार्ट 2 में है। जब हमने पार्ट को रिवाइज किया था पहले दूसरे वीडियो में, तो उसमें मैंने बताया था आपको कि नागरिकता से संबंधित जो हमारा भाग है वो भाग 2 है। उसके बाद तीसरी चीज आप इसमें याद रखेंगे कि भारत में एकल नागरिकता का कंसेप्ट है। भारत में एकल नागरिकता का कंसेप्ट है। एकल नागरिकता का मतलब ये होता है कि हमारे देश में केवल एक ही प्रकार की नागरिकता ली जाती है। ऐसा नहीं है कि केंद्र की नागरिकता अलग होगी, राज्य की नागरिकता अलग होगी। तो ये 3 पॉइंट यहाँ से सवाल बनाए जाते हैं। अब उसके बाद जो 5 से लेकर के 11 तक के आर्टिकल हैं, उन सारे आर्टिकल को हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो हमारे काम का उतना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप इतना याद रखिएगा कि जो हमारा आर्टिकल 11 है, जो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि आर्टिकल 11 क्या कहता है। आर्टिकल 11 कहता है कि जो राइट ऑफ सिटीजनशिप होगा, नागरिकता का जो अधिकार होगा, नागरिकता का अधिकार, राइट ऑफ सिटीजनशिप, नागरिकता के अधिकार के बारे में जो कानून बनाएगा वो हमारा कौन बनाएगा, पार्लियामेंट, संसद कानून बनाएगा। नागरिकता से संबंधित जो कानून बनाया जाएगा वो अनुच्छेद 11 के तहत संसद के द्वारा बनाया जाएगा। ये आर्टिकल 11 कहता है। उसके बाद यहाँ से कुछ और पॉइंट है जिसको हम याद करेंगे कि भारत में जो एक नागरिकता का कंसेप्ट है, वो नागरिकता किस तरह से लिया जाता है, यानी कि कौन कौन सा ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से हम नागरिकता को ग्रहण करते हैं। तो भारत में नागरिकता को ग्रहण करने के कुल 5 तरीके हैं। अब वो 5 तरीकों में पहला तरीका है बाय बर्थ, यानी कि आप पैदा ही हुए हैं यहाँ पे, जन्म से नागरिकता ग्रहण करने का एक तरीका होता है। दूसरा तरीका होता है कि बाय डिसेंट, वंश से, वंश परंपरा से। और एक तीसरा तरीका होता है रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आप नागरिकता को ग्रहण कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आप नागरिकता को ग्रहण कर रहे हैं। और चौथा एक तरीका होता है नेचुरलाइजेशन के माध्यम से, नेचुरलाइजेशन के माध्यम से एक तरीका ये होता है।
और एक तरीका होता है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, यानी कि अगर क्षेत्रों का अधिग्रहण कर लिया जाता है किसी भारत सरकार के द्वारा, किसी क्षेत्र का अधिग्रहण कर लिया जाता है तो उस क्षेत्र के लोग भारत के नागरिक बनाए जा सकते हैं। तो ये होगा बाय इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। तो ये 5 चीजें आपको याद रखनी है। तो हमने नागरिकता से संबंधित जितने भी टाइप के सवाल बन सकते हैं उन सारी चीजों को डिस्कस किया कि नागरिकता आर्टिकल 5 से 11 में दिया गया है, भाग 2 में बात करी गई है। एकल नागरिकता का हमारे देश में कंसेप्ट है। और 5 से 11 तक का जो आर्टिकल है इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल 11 है। आर्टिकल 11 कहता है कि राइट ऑफ सिटीजनशिप, यानी कि नागरिकता के अधिकार से संबंधित जो लॉ बनाया जाएगा, जो कानून बनाया जाएगा, वो बनाएगा हमारा पार्लियामेंट। ये चीज हो गया। और उसके बाद एक कभी कभी सवाल पूछा जाता है कि नागरिकता का ग्रहण किस तरह से भारत में किया जाता है, तो वो 5 तरीके से किया जाता है। एक जन्म से, वंश परंपरा से, रजिस्ट्रेशन से, नेचुरलाइजेशन से, एंड लास्ट वन इज बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। तो ये 5 तरीका होता है। तो अब सवाल पे आते हैं कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। अब नागरिकता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद होगा, 5 से लेकर के 11 तक। सी वाला आंसर हो जाएगा। अब नागरिकता से संबंधित जितने भी टाइप के सवाल बन सकते हैं उन सारे एक सवाल के माध्यम से हमने सब कुछ को कंप्लीट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं क्या कहता है। अब यहाँ से शुरू हो जाएगा फंडामेंटल राइट्स को लेकर के जितने भी सवाल हैं। फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम कंप्लीट करेंगे। अब जिसमें दिया है कि मौलिक अधिकार क्या है, ऑप्शन है कि वाद योग्य है, अवाद योग्य है, कि लचीला है, कि कठोर है। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले ये समझना इंपॉर्टेंट है कि ये वाद योग्य क्या होता है, अवाद योग्य। इसका मतलब इनफोर्सिएबल, इनफोर्सिएबल एंड नॉन इनफोर्सिएबल, इनफोर्सिएबल एंड नॉन इनफोर्सिएबल। इनफोर्सिएबल का मतलब वाद योग्य और नॉन इनफोर्सिएबल का मतलब अवाद योग्य। इनफोर्सिएबल का मतलब ये है कि अगर फंडामेंटल राइट्स यानी कि आपका मूल अधिकार का हनन होता है तो डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं उस चीज को लेकर के कि मेरे राइट्स का हनन हो रहा है। तो इसी को कहते हैं इनफोर्सिएबल है, ये वाद योग्य है। और नॉन इनफोर्सिएबल का मतलब ये होता है कि अगर आपके जैसे नीति निदेशक तब तो डीपीएसपी होता है, इसमें अगर जितने भी प्रोविजंस दिए गए हैं उन सारे प्रोविजंस में से अगर किसी भी प्रोविजंस का आपका हनन होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं। तो इसी को कहते हैं नॉन इन्फोर्सिबल। इन्फोर्सिबल का मतलब कि सुप्रीम कोर्ट जा करके आप अपने कानून के माध्यम से आप अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। तो ये होता है इन्फोर्सिबल। तो मूल अधिकार के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं कि मूल अधिकार में कहाँ कहाँ से सवाल बनाए जाते हैं। तो उसको एक बार कंप्लीट करते हैं। सबसे पहला ये होगा कि मूल अधिकार के बारे में आर्टिकल कौन सा है, जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है वो आर्टिकल कौन सा बात करता है। तो आर्टिकल 12 से 35 तक का जो आर्टिकल है इसको ध्यान से याद रख लेंगे क्योंकि इस पे भी कई बार सवाल पूछा गया है कि मूल अधिकार किस अनुच्छेद में है, यानी कहाँ से लेकर के कहाँ तक। तो 12 से लेकर के 35 तक का जो हमारा आर्टिकल है वो मूल अधिकार के बारे में बात करता है। तो पहली चीज यहाँ से ये याद रख लेनी है। उसके बाद और क्या याद रखना है, पार्ट कौन सा है, पार्ट 3, पार्ट 3, पार्ट 3 जो भाग 3 है हमारे संविधान का वो मूल अधिकार के बारे में बात करता है। उसके बाद ये लिया कहाँ से गया है, इसको अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका से मूल अधिकार के बारे में जो हमारे संविधान का स्रोत है इसको मैंने पहले वीडियो में भी बताया था आपको। तो ये अमेरिका से लिया गया, यूएसए से लिया गया है मूल अधिकार को। उसके बाद इसका मूल अधिकार का एम क्या होता है, उद्देश्य क्या है। मूल अधिकार का उद्देश्य होता है कि प्रमोट करना, प्रमोटिंग द आइडिया, प्रमोटिंग द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को ये प्रमोट करने का एक आइडिया होता है। तो मूल अधिकार का ये उद्देश्य होता है। उसके बाद मूल अधिकार वाद योग्य होता है, यानी कि अगर आपके मूल अधिकार का हनन होगा तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं अपने मूल अधिकार को लागू करवाने के लिए, अपने मूल अधिकार के हनन को बचाने के लिए। यू कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 32। 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं अगर आपके मूल अधिकार का वायलेशन हो रहा है। तो उसके बाद कुल कितने मूल अधिकार दिए गए हैं, पहले 7 थे लेकिन अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 6 प्रकार के मूल अधिकार के बारे में बात करी गई है। तो इसको हम लोग और आगे देखेंगे। तो अब इस क्वेश्चन को आप
कर सकते हैं कि मौलिक अधिकार क्या है। तो मौलिक अधिकार वाद योग्य होता है, यानी कि अगर मूल अधिकार का आपका हनन हो रहा है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाकर के अपने मूल अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। और मूल अधिकार के बारे में क्या याद रखना है कि 12 से 35 तक के बारे में बात करता है आर्टिकल, पार्ट 3 में दिया गया है, इसको अमेरिका से लिया गया है। इसका उद्देश्य क्या है कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को स्थापित करना। और 6 प्रकार के मूल अधिकार वर्तमान में है। पहले था हमारे में 7 प्रकार का मूल अधिकार, लेकिन जो संपत्ति का अधिकार है उसको 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से हटा दिया गया। अब उसको एक लीगल राइट्स बना दिया गया 301 के तहत। इसलिए अब इस समय हमारे में कुल 6 मूल अधिकार दिए गए हैं। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा? ए। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अब अगर पीछे आपने एक्सप्लेनेशन सही से देखा होगा तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। इसमें दिया कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। अभी हमने बताया कि जो नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक के बारे में बात करता है। तो अनुच्छेद 12 से 35 ये करेक्ट आंसर होगा। अब ये देखिए कितनी बार ये सवाल पूछा गया है कि, तो एक बार देखिए 41st बीपीएससी में, 44वें बीपीएससी में, और ये तो 3 ही बार हमने लिखा है, लेकिन ये तो पूछा गया है कम से कम 50 बार। जितने भी छोटे छोटे एग्जाम्स होते हैं, वनडे एग्जाम्स होते हैं, उन सारे एग्जामों में ये बार बार पूछा जाता है कि मूल अधिकार कहाँ से कहाँ तक है। तो 12 से लेकर के 35 तक मूल अधिकारों के बारे में बात करी गई है। अब चूंकि हम रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए हम ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करेंगे, लेकिन जब हम प्रॉपर इसको चैप्टर वाइज कवर करेंगे तब हम इसको डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ेंगे। अभी हम क्वेश्चन के माध्यम से, रिवीजन के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारी सीरीज का ही नाम है कि रैपिड रिवीजन सीरीज। तेजी से हम सारे सब्जेक्ट्स को, सारे चैप्टर्स को रिवाइज करके आगे बढ़ेंगे। तो इस रैपिड रिवीजन अगर आपने कभी पढ़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जिस जिस सब्जेक्ट को हम रिवीजन के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। अब अगला क्वेश्चन इसमें दिया है। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान में समता के अधिकार 5 अनुच्छेदों के द्वारा प्रदान किया गया है। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले समझ लेते हैं कि जो 6 मूल अधिकार दिए गए हैं हमारे संविधान में, जो 6 मूल अधिकार दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं। अब अगर आपको 6 मूल अधिकार के बारे में नहीं पता होगा तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। अब इसमें पहला मूल अधिकार दिया गया है राइट टू इक्वालिटी। पहला दिया गया है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी का मतलब समानता का अधिकार या समता का अधिकार। ये आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक, आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक, 14, 15, 16, 17, 18 समानता के बारे में बात करी गई है, राइट टू इक्वालिटी के बारे में बात करी गई है। उसके बाद दूसरा हमारा जो हमें अधिकार दिया गया है वो है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। अब ये कहां से कहा था कि 19 से लेकर के 22 तक के अधिकार के बारे में इसमें बात करी गई है, 19 से 22 तक के बारे में स्वतंत्रता का अधिकार। अब तीसरा हमारा जो अधिकार है वो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसका मतलब कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में तीसरे टाइप का जो अधिकार हमें दिया गया है। जो 6 मूल अधिकार दिए गए हैं उन 6 में तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अगर आपका शोषण होता है, शोषण के विरुद्ध आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जा सकते हैं। ये दिया गया है 23 और 24 में, आर्टिकल 23 और 24 इसके बारे में बात करता है। उसके बाद चौथे टाइप का जो हमारा अधिकार है वो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में बात करेंगे, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये दिया गया है कहां से कहां तक, 25 से लेकर के 28 तक के बारे में इसमें बात करी गई है, 25 से 28 तक के बारे में इसमें बात करी गई है। अब उसके बाद जो पांचवें टाइप का हमारा अधिकार दिया गया है वो दिया गया है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संस्कृति और शिक्षा, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार के बारे में, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार के बारे में बात करी गई है। और ये कौन से आर्टिकल में बात करी गई है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ये 29 और 30 के बारे में बात करी गई है। उसके बाद छठवां जो हमारा अधिकार है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये बात किया गया है अनुच्छेद 32 में।
तो 6 प्रकार के मूल अधिकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें दिए गए हैं। कौन कौन सा? राइट टू इक्वालिटी 14 से 18, राइट टू फ्रीडम 19 से लेकर के 22 तक, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में दिया गया है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया 25 से 28 को लेकर के। उसके बाद कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार 29 से 30 में। उसके बाद लास्ट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में। अब इस क्वेश्चन को आप कर पाएंगे आसानी से। इसमें दिया है कि समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों के द्वारा दिया गया है। समता का मतलब कि इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी। अब राइट टू इक्वालिटी किसमें दिया गया है? 14 से 18 के बारे में। तो आप देखिए इसमें कौन सा, 16 से 20 ये नहीं हो सकता, 15 से 19 ये भी नहीं हो सकता, 14 से 18 है, 14 से 18 है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? सी। अब ये देखिए यूपीएससी का एक सवाल 2002 में पूछा गया था। इसी टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। हमने बड़े एग्जामों के सवाल इसलिए लिए हैं क्योंकि ये छोटे एग्जामों में बार बार रिपीट होते हैं। अब ये देखिए 2002 का सवाल यूपी लोअर का 2014 का सवाल बना था। तो जितने भी आपके छोटे छोटे एग्जाम होंगे ये बार बार रिपीट होते रहते हैं, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को लिया है। अब इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? इसका मतलब यह है कि जो अभी हमने राइट टू इक्वालिटी के बारे में पढ़ा, अभी हमने राइट टू इक्वालिटी को जो पढ़ा, राइट टू इक्वालिटी जो 14 से 18 दिया गया है। अब इस 14 से 18 में 14 क्या कहता है, 15, 16, 17, 18 ये 5 आर्टिकल क्या कहते हैं, इसके बारे में अगर आपको नहीं पता है तो ये आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। जैसे आर्टिकल 14 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 14 में कहा गया है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण। इक्वालिटी ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब कानून के नजर में सभी समान हैं और कानून सभी को समान संरक्षण प्रदान करता है। ये आर्टिकल 14 में कहता है कि विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण की बात करता है। आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 कहता है कि किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर। यानी कि कोई भी जो व्यक्ति होगा उस व्यक्ति के साथ न तो धर्म के आधार पर, रिलीजन के आधार पर भेदभाव किया जाएगा, न तो उसके रेस के आधार पर, जाति के आधार पर भेद किया जाएगा, धर्म के आधार पर, उसके कास्ट के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, न तो उसके सेक्स के आधार पर कि मेल है कि फीमेल है कि किस प्रकार का है तो उसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, न तो भेदभाव किया जाएगा प्लेस ऑफ बर्थ के कि वो पैदा कहाँ पर हुआ है उसके जन्म स्थान के आधार पर। अनुच्छेद 15 किसी भी प्रकार का जन्म, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकता है। तो ये आर्टिकल 15 है। आर्टिकल 16 क्या कहता है? आर्टिकल 16 कहता है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन में, लोक नियोजन में अवसर की समानता, अवसर की समानता की बात करता है। और आर्टिकल 17 इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन, अस्पृश्यता का उन्मूलन की बात करी गई है। अस्पृश्यता का उन्मूलन का मतलब यह है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का आप भेदभाव नहीं करेंगे। जैसे अगर इसका एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि अगर आप जैसे हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल का एक्सेस सभी व्यक्तियों के लिए होता है, तो उसमें किसी भी व्यक्ति को आप मना नहीं कर सकते कि ये आपके लिए नहीं है। कोई व्यक्ति, कोई सार्वजनिक स्थान है तो सार्वजनिक स्थान पर किसी भी व्यक्ति को शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब के आधार पर आप वहां से जाने से नहीं रोक सकते। यानी कि कोई भी प्लेस होगा तो पब्लिक प्लेस है तो सबके लिए होगा, तो किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो ये आर्टिकल 17 कहता है, आर्टिकल 17। तो हमारा सवाल भी यही है कि अस्पृश्यता का उन्मूलन कौन करता है? तो आर्टिकल 17 अस्पृश्यता के उन्मूलन को लेकर के बात करता है। तो कौन सा अनुच्छेद होगा हमारा? आर्टिकल 17। तो पांचवे का आंसर होगा बी वाला। अब और आगे बढ़ते हैं। इसमें इसमें सवाल ये पूछा गया है कि निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? यानी कि अस्पृश्यता का उन्मूलन, अब तक आपको पता चल गया होगा कि आर्टिकल 17 जो होता है हमारा एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के बारे में बात करता है, अस्पृश्यता के उन्मूलन के बारे में बात करता है। अब इसमें दिया है कि अब आर्टिकल 17 किसके तहत आता है?
शोषण के विरुद्ध अधिकार में आता है, कि स्वतंत्रता के अधिकार में आता है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार में आता है, कि समता के अधिकार के बारे में आता है। अब ये देखिए, ये यूपीएससी का लेटेस्ट सवाल है, आईएएस प्री का 2020 का सवाल है। अब ये देखिए कितना सिंपल सवाल है। अभी हमने पढ़ा कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के बारे में बात करता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है वो 19 से लेकर के 22 के बारे में बात करता है। तो 19 से 22 के बीच में तो 17 आ नहीं रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार हमने पढ़ा 23 और 24 आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल 23 और 24 आर्टिकल हमारा बात करता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अगर शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में बात करें तो 23 और 24 बात करता है। तो इसमें भी 17 नहीं आता, तो ये आंसर नहीं होगा। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 है, तो ये भी नहीं होगा। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 बात करता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अगर 3 ऑप्शन नहीं है तो ये आंसर हमारा डेफिनेटली होगा, क्योंकि समता का जो अधिकार है वो बात करता है 14 से 18 तक लेकर के, और 14 से 18 में ही आर्टिकल 17 आता है। तो इसलिए हमारा आंसर कौन सा होगा? आंसर विल बी डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन भी काफी आसान है। ये देखिए यूपी पीसीएस मेंस 2016 में आया था। अब ये देखिए कितना सिंपल सवाल है। ये क्या कह रहा है कि स्वतंत्रता के अधिकार 4 अनुच्छेदों के द्वारा प्रदान किया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों के द्वारा प्रदान किया गया। अभी हमने पढ़ा कि जो हमारा 14 से 18 है वो समता के अधिकार के बारे में बात करता है। समता के अधिकार के बारे में बात करता है, राइट टू इक्वालिटी के बारे में बात करता है। तो ये तो हो गया हमारा पहला मूल अधिकार। उसके बाद जो दूसरा है वो स्वतंत्रता का अधिकार है। हमें स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो हमारा बात करता है 19 से 22 को लेकर के। अब 19, 20, 21 और 22 जो ये 4 आर्टिकल हैं, ये चारों आर्टिकल हमारे राइट टू फ्रीडम के बारे में, स्वतंत्रता के बारे में बात करता है। तो यही हमारा पूछा भी गया है सवाल में कि स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों के द्वारा प्रदान किया गया है। अब हमने देखा कि स्वतंत्रता का अधिकार हमें प्रदान किया कि 19 से 22 को लेकर के। अब यहाँ पे देखिए 16 से 19 तक तो कुछ भी नहीं होता, 17 से 20 भी नहीं है, 18 से 21 भी नहीं है। तो 19 से लेकर के 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार में बात करेगी। तो आंसर कौन सा होगा? हमारा आंसर ए होगा। तो ये देखिए 2016 मेंस में पूछा गया था। तो इसी टाइप के सवाल पूछे जाते हैं घुमा फिरा करके। अगर आपने पीछे जो हम कंसेप्ट बताया कि जो जितने भी 6 प्रकार के अधिकार हमें दिए गए हैं उन सारे अधिकार को आप समझ जाएंगे तो जितने भी मूल अधिकार से सवाल आते हैं उन सारे सवालों को आप आसानी से कर पाएंगे। अब इस कड़ी में अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में अगर आप कर पाएंगे तो इसके पहले आपको थोड़ा सा और जानना पड़ेगा कि जो हमने अभी शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ा था, हमने शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ा, कौन कौन सा आर्टिकल? 23 और 24। अब इस 23 और 24 आर्टिकल को आपको समझना पड़ेगा कि 23 और 24 आर्टिकल हमारा क्या कहता है। अगर 23 और 24 आर्टिकल को आप समझ जाएंगे तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। अब जैसे 23 और 24 को समझने पहले आर्टिकल 23 को समझते हैं क्या कहता है। आर्टिकल 23 कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक, मैं इसको समझाता हूं अभी कि इसका मतलब क्या है। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि किसी भी प्रकार का जो व्यापार होता है, जो व्यक्तियों का व्यापार लोग कर देते हैं, वो किसी भी प्रकार का व्यक्तियों के व्यापार के बारे में रोक लगाता है। आर्टिकल 23 कहता है कि मानव का व्यापार आप नहीं कर सकते, ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते। ट्रैफिकिंग का मतलब होता है कि आप जो बच्चों का सेलिंग करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को बेच दिया जाता है, तो वो छोटे छोटे बच्चों को बेचने से संबंधित इस अधिकार के बारे में आर्टिकल 23 में बात किया गया है। तो बच्चों के व्यापार को बारे में, लड़कियों की व्यापार जो कर दिया जाता है तो उसको रोकने के बारे में इसमें बात करी गई। और उसके बाद फोर्स्ड लेबर, फोर्स्ड लेबर का मतलब कि जबरदस्ती आप किसी से काम नहीं करवा सकते। यानी कि जैसे मान लेते हैं कि आप 100 रुपया मजदूरी उसको दे रहे हैं और काम करवा रहे हैं 1000 रुपए का, तो ये फोर्स्ड लेबर का, ये फोर्स्ड लेबर में आ जाता है। यानी कि जोर जबरदस्ती करके आप किसी से काम करवा रहे हैं, तो उसका अधिकार हनन होता है। उसको इस प्रकार का अधिकार दिया गया है कि आपके साथ इस तरह का व्यवहार नहीं किया जा सकता। अगर आपके साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है तो आर्टिकल 23 का उल्लंघन हो रहा है। तो आर्टिकल 23 यही कहता है कि मानव देह का व्यापार, यानी कि मनुष्य का जो व्यापार होता है, लड़कियों का व्यापार होता है, छोटे बच्चों का व्यापार होता है, वो आर्टिकल 23 में है। और बंधुआ मजदूरी मतलब कि जबरदस्ती आपसे काम नहीं करवाया जा सकता, तो इस बात का निषेध किया गया है, इस बात की मनाही है आर्टिकल 23 में। तो आर्टिकल 23 आई आपको आप समझ में आ गया होगा।
उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार में एक आर्टिकल 24 भी है। आर्टिकल 24 क्या कहता है? आर्टिकल 24 कहता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जो फैक्ट्रियों में काम करने वाले होते हैं, छोटे बच्चे जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, 14 साल से कम आयु के बालक जो होते हैं, उनको कारखानों में या खनन में या किसी ऐसे क्षेत्र में जो संकट में होता है, वहां पे आप काम उनसे नहीं करवा सकते। इसका क्या मतलब? आर्टिकल 24 क्या कहता है? आर्टिकल 24 कहता है कि 14 साल से कम उम्र के अगर बच्चे हैं, 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, तो उनको किसी हजार्डियस प्लेस पे आप नहीं काम करवा सकते जो उनके लिए नुकसानदायक है। जैसे कारखाना हो गया या कोई माइनिंग का क्षेत्र हो गया, तो वहां पे 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनसे आप सॉरी काम नहीं करवा सकते। ये आर्टिकल 24 के बारे में बात करता है। अब इसमें सवाल क्या पूछा है, इसको ध्यान से पढ़िए। सवाल ये पूछा है कि भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब हमें पता है कि शोषण का जो विरुद्ध अधिकार होता है वो हमें देता है आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। अब आर्टिकल 23 और 24 के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब इसमें मानव देह का व्यापार और बंधुआ मजदूरी का निषेध, यानी कि अभी हमने पढ़ा कि प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, ये आर्टिकल 23 हमारा बात करता है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में आर्टिकल 23 आता है, तो ये ऑप्शन सही होगा। उसके बाद दूसरा देखिए, अस्पृश्यता का उन्मूलन। अब अस्पृश्यता का उन्मूलन हमने अब तक कई बार पढ़ चुका, तो ये आर्टिकल 17 में है। अगर ये आर्टिकल 17 में है तो ये समता के अधिकार में आता है। अब समता के अधिकार में आता है तो ये तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में कहीं से कहां तक नहीं हो सकता, दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद अब तीसरा देखिए, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा को लेकर के। अल्पसंख्यक के हित की सुरक्षा के बारे में कहीं से 23 और 24 में हमने कहीं नहीं पढ़ा, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अब हमने पढ़ा कारखानों और खदानों में बच्चों के निषेधन का परिच्छेद। अभी हमने पढ़ा कि जो आर्टिकल हमारा 24 है, ये 24 कहता है कि 14 साल से कम उम्र का अगर कोई बच्चा है, 14 साल से कम उम्र का बच्चा अगर कोई है, तो उसको आप कारखाने में काम नहीं करवा सकते। तो हमारा पहला और चौथा क्या है, सही है। तो अब इसमें आप देखिए ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है। तो ऑप्शन देखिए, केवल पहला और चौथा, यही ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, पहला और चौथा। ये देखिए 2017 का यूपीएससी का 2017 का सवाल है। कितना सिंपल सवाल है, सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 23 और अगर आप आर्टिकल 24 के बारे में आपको पता है तो ये आंसर आप आसानी से कर पाएंगे। आर्टिकल 23 में क्या है कि किसी भी प्रकार से मानव का व्यापार आप नहीं कर सकते, या जबरदस्ती या फोर्स्ड लेबर करवा के आप काम नहीं ले सकते। आर्टिकल 24 में है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनको कारखानों में माइनिंग जैसे जो खतरनाक जगह है उस पर आप काम नहीं ले सकते। आई होप ये आपको सवाल समझ में आ गया होगा। अब अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार प्रदान करता है? अब ये हमने पढ़ा था अभी अभी हमने पढ़ा था कि जो पांचवा हमारा मूल अधिकार देता है वो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के बारे में बात करेगी आर्टिकल 29 और 30 में, यानी कि संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार। संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार हमें दिया गया है वो अनुच्छेद 29 और 30 में दिया गया है। अब इसमें अनुच्छेद 29 क्या कहता है और अनुच्छेद 30 क्या कहता है, इसको समझ लेना इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 29 कहता है कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक वर्ग के हितों की सुरक्षा, अल्पसंख्यक वर्ग के हितों की सुरक्षा की बात करी गई है अनुच्छेद 29 में। और अनुच्छेद 30 में बात करी गई है कि जो अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटीज है, जो माइनॉरिटीज है हमारे देश में, उन माइनॉरिटीज के पास ये राइट्स होगा, ये अधिकार होगा कि वो अपने मनपसंद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो शैक्षणिक संस्थाएं होती है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन शैक्षिक संस्था, यहाँ पे लिख देते हैं शैक्षिक संस्था, शैक्षिक संस्थाएं। तो आर्टिकल 30 में कहा गया है कि जो हमारे यहाँ माइनॉरिटीज हैं, उन माइनॉरिटीज को ये अधिकार है कि वे अपने मनपसंद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की स्थापना कर सकते हैं और उनको चला सकते हैं। तो आर्टिकल 30 में बात करी गई है। अब सवाल भी हमारा वही कर रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद की शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने, इस्टेब्लिश करने और उनको एडमिनिस्टर करने, संचालित करने के अधिकार के बारे में संरक्षण प्रदान करता है। तो ये हमारा कौन सा होगा, आर्टिकल 30 होगा। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। हालांकि हम लोग रिवीजन के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं, रिवीजन करना चाहते हैं, इसलिए हम ज्यादा डिटेल में हर एक कंसेप्ट पे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि
रिवीजन को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है। हम एक एक कंसेप्ट को जब हम प्रॉपर चैप्टर वाइज पढ़ेंगे इसको डिटेल में, तब हम एक एक कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। अभी हम क्या करेंगे कि रिवीजन के माध्यम से काफी तेजी से इसको रिवाइज करेंगे। अगर आपने एक बार भी पढ़ा होगा तो ये आपको काफी मदद करेगा। एग्जाम से पहले अगर आप देख के जाएंगे तो यहाँ से आपको काफी सारे सवाल मिल जाएंगे। अब इसमें कहता है कि भारत के संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है। मूल अधिकारों का संरक्षक यानी कि गार्जियन। गार्जियन इसका मतलब ये है कि अगर मूल अधिकारों के आपका हनन हो रहा है, मूल अधिकारों के आपका वायलेशन हो रहा है, तो आपके मूल अधिकारों का सुरक्षा कौन करेगा? कौन है वो जो आपके अधिकारों को बचाएगा? कौन है जो आपके अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करेगा? जैसे मान लीजिए कि आपके बोलने की स्वतंत्रता का हनन हो रहा है, आपको बोलने से रोका जा रहा है, तो आपके पास, आप किसके पास जाएंगे? आप, कौन है वो सुप्रीम पावर जिसके पास जाकर के आप अपने मूल अधिकारों को बचा पाएंगे? तो वही ये सवाल है कि मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है। तो मूल अधिकारों का संरक्षक हमारे देश में सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि जो हम लोग आर्टिकल 32 पढ़ते हैं, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका मतलब ये है कि जितने भी हमने मूल अधिकार पढ़े हैं, जो हमने मूल अधिकार पढ़े हैं, उन मूल अधिकारों में अगर किसी भी मूल अधिकार का आपका हनन हो रहा है, किसी भी मूल अधिकार का आपका हनन हो रहा है, तो अंडर आर्टिकल 32 के तहत डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि हमारे मूल अधिकार का हनन हो रहा है, हमारे मूल अधिकारों की रक्षा की जाए। तो मूल अधिकारों का संरक्षक, मूल अधिकारों का गार्जियन कौन है हमारे देश में? वो सर्वोच्च न्यायालय है। तो आर्टिकल 32 को आप याद रखिएगा। आर्टिकल 32 और एक आर्टिकल 226, हालांकि इसको मैं आगे पढ़ाऊंगा आर्टिकल 226 के बारे में, लेकिन अभी आप याद रखिएगा कि आर्टिकल 32 के तहत आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। कब जा सकते हैं? अगर आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है। इफ योर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड, अगर आपके मूल अधिकारों को वायलेट किया गया है, यू कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर देयर इन्फोर्समेंट। तो उसको लागू करवाने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 के तहत एंड हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 के तहत आप जा सकते हैं। तो मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट है। अगर यहाँ पे, अगर थोड़ा सा इसको कठिन सवाल बनाना होता, तो यहाँ पे राष्ट्रपति को हटा करके मान लीजिए हाई कोर्ट दे देता, और ऑप्शन में 1 2 2 3 1 4 इस तरह से देता, तो हाई कोर्ट भी मूल अधिकारों का संरक्षण करता है और सुप्रीम कोर्ट भी करता है। हालांकि यहाँ पे हाई कोर्ट नहीं दिया है, इसलिए हमारा आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट। तो आई होप ये सवाल आपको आ गया होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है कि एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका के द्वारा जारी की जाती है, जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, तो उस याचिका को क्या कहा जाता है? अब इसको, क्वेश्चन को करने से पहले हम रीड के बारे में समझ लेते हैं कि कुछ हमारे पास अधिकार दिए गए, रीड दिए गए हैं। जब हमारा, जो हमारे अधिकारों का संरक्षण किया जाता है, इन रीड के माध्यम से, इन अधिकारों के माध्यम से किया जाता है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 5 प्रकार के रीड के बारे में बात करी गई है। अब ये 5 प्रकार के रीड कौन कौन से होते हैं? हालांकि बहुत ज्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन एक नजर देख लेते हैं। पहला होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, इन पांचों रीड के बारे में आप याद रखिएगा। पहला होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है परमादेश। दूसरा परमादेश होता है। तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है प्रतिषेध। चौथा क्या होता है? चौथा होता है उत्प्रेषण। और पांचवा होता है अधिकार परीक्षा। ये 5 प्रकार के हमारे पास क्या दिए गए हैं? ये 5 प्रकार के रीट दिए गए हैं, जिसके माध्यम से आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं अगर आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब ये होता है कि अगर आपको किसी ने डिटेन कर लिया है, अगर आपको किसी ने डिटेन कर लिया है, आपको कैद कर लिया है, तो आप को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इस बात को चेक करेगा कि आपका डिटेंशन लीगल है या इलीगल है। तो ये आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। उसी प्रकार परमादेश है, प्रतिषेध है, उत्प्रेषण है, अधिकार पीछा। तो हम ज्यादा डिटेल में इसको डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं। अगर मैं पढ़ा रहा होता तो आपको ये सारी चीजों के बारे में कंप्लीट बताता। तो अभी हम जल्दी से जल्दी केवल रिवीजन के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। अब जैसे यही हमारा सवाल कहता है कि एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका के द्वारा जारी की जाती है, एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका के द्वारा जारी की जाती है, जिसमें कार्यपालिका से ये कहा जाता है कि वह एक ऐसा कार्य करे,
कि वो ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था। तो ये किसके तहत आता है? तो ये आता है मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब होता है मैंडेमस मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड। मैंडेमस का मतलब वी कमांड, परमादेश के बारे में, ये परमादेश की बात करता है। तो आंसर हमारा कौन सा होगा? मैंडेमस के बारे में। ये आंसर कौन सा होगा? मैंडेमस। मैंडेमस में क्या कहा जाता है कि जब न्यायालय को लगता है, अब परमादेश का मतलब जब न्यायालय को लगता है, ये मैंडेमस का मतलब क्या होता है कि जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनों और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इसमें किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार हनन हो रहा है, तो इसमें एक्शन लिया जाता है। तो ये कौन सा आंसर होगा हमारा? मैंडेमस। तो अगर आपने कभी पढ़ा होगा तो ये आपको आसानी से समझ आ रहा होगा, अगर आपने कभी नहीं पढ़ा है तो ये आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। लेकिन हम यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए हम जल्दी से जल्दी इस चीज को कंप्लीट करेंगे, पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे। अब लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा है, इसमें मिलान करना है कौन सा सुमेलित नहीं है। अगर आपने पिछला एक्सप्लेनेशन सही से देखा होगा तो ये आप आसानी से कर पाएंगे। अब जैसे इसमें पहला दिया है कि अस्पृश्यता का अंत, यानी कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अभी हमने कई बार इसको पढ़ा कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के बारे में बात करी गई अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 17 में, इसका मतलब ये तो हमारा सही है, ये सही मिलान करना है। लेकिन यहाँ पे कौन सा सही नहीं है, इसको चेक करना है। अब जैसे यहाँ पे है कि गिरफ्तारी एवं निरोध के संरक्षण के विरुद्ध अधिकार, ये धर्म की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण के बारे में हमने देखा कि अनुच्छेद 29 और 30 बात करता है। अनुच्छेद 29 बात करता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, और अनुच्छेद 30 बात करता है कि जो हमारे यहाँ माइनॉरिटीज है, उनके पास ये अधिकार होगा कि वह अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बना करके उनको रेगुलेट कर सकते हैं, उनको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 29 के बारे में बात किया गया अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण के बारे में, लेकिन यहाँ पे दिया है 23, इसका मतलब ये हमारा मैच नहीं कर रहा है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? डी आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज 12 क्वेश्चन के माध्यम से हमने मूल अधिकार के बारे में, यानी जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, इस फंडामेंटल राइट्स को हमने रिवीजन के माध्यम से, इस क्वेश्चन के माध्यम से रिवीजन करने की कोशिश करी है। तो अब हमारा जो पार्ट 4 आएगा, अब इस पार्ट 4 में, ये पार्ट 3 था, अगर आपने पिछला 2 पार्ट नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिए, क्योंकि ये काफी हेल्पफुल है। कुछ क्वेश्चन के माध्यम से हम पूरी पॉलिटी को रिवाइज करेंगे, ताकि एग्जाम से पहले अगर आपके पास टाइम कम है तो इन सारे वीडियो को देखने के बाद आपको काफी हेल्प हो जाएगी। तो पार्ट 3 आज का हो गया, और अगले पार्ट में हम क्या करेंगे कि कुछ फंडामेंटल राइट्स के जो बचे हुए कंसेप्ट है उसको देख लेंगे, और डीपीएसपी नीति निर्देशक जो तत्व हैं उसको भी हम, और उसके बाद मूल कर्तव्यों को उसमें कंप्लीट करेंगे। तो आपका काफी सारा रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद अब और अगला जो हमारा टॉपिक आएगा, राष्ट्रपति को लेकर के, उपराष्ट्रपति को लेकर के, प्रधानमंत्री को लेकर के, उसमें हम लोग उसको रिवीजन के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए, ताकि आपको कोई भी अपडेट मिस न होने पाए। और जितना ज़्यादा शेयर आप करेंगे, जितने ज़्यादा तेज़ी से सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, उतनी उतने अच्छे तरीके से उतने ज़्यादा सब्जेक्ट्स को हम कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे, उतने सारे सब्जेक्ट्स को हम ओपन करेंगे। अभी हमारा पॉलिटी का रिवीजन चल रहा है, उसके बाद हम इन्वायरमेंट इकोलॉजी को रिवाइज करेंगे, इकोनॉमिक्स को रिवाइज करेंगे, हिस्ट्री को रिवाइज करेंगे, जितने भी जीएस के सब्जेक्ट्स हैं उन सारे सब्जेक्ट्स को रिवाइज करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको इस रिवीजन का फायदा हो पाएगा। तो धन्यवाद फ्रेंड्स।